नाज़रीन, जंग ने बहुत सारे मामलात को सर्केबल खड़ा कर दिया है। हमारा भी ख्याल था कि IMF की टीम यहाँ पर आएगी, उसके बाद हमें एक फेवरेबल रिव्यू देगी। IMF की टीम मौजूद थी, आना था उसने, अभी बीच में जंग शुरू हो गई। फिर हमारा रिव्यू चलता रहा और कल हमारा ख्याल था कि रिव्यू फेवरेबली मुकम्मल हो जाएगा और मामला तय पा जाएंगे, वो नहीं हुआ। अब हुकूमती हलकों से हम बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं जी कि इसके अंदर जंग ने बड़ा बुरा किरदार अदा किया। जब हम सहाफ़ियों की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, शहबाज राना साहब जो जय्यद सहाफ़ी हैं मामलात के ऊपर, तो वो हमें कुछ और कहानी बताते हैं। तो पहले तो ये बताइएगा कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये वाक़तन IMF को स्कटल किया है या मुआहदा अभी तक जो नहीं हो सका हमारा रिव्यू मुकम्मल होने के बाद, जंग की वजह से हुआ है क्या? तलत साहब, अगर जंग वजह होती ना तो IMF फेवरेबल होता, क्योंकि दुनिया भर में जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है वो ना पाकिस्तान का कसूर है, ना इंडिया का है, ना किसी और कंट्री। यू कैन एक्चुअली ब्लेम इट ऑन द वॉर। यू कैन ब्लेम इट ऑन द वॉर फॉर योर इनएफिशिएंसी ना, तो बल्कि उसका आपको डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे कोविड जब शुरू हुआ था 2019 में, तो उस वक्त IMF ने आपको डिस्काउंट दिया था, रिव्यू भी उन्होंने आपका करवा लिए, आपको एक्स्ट्रा को $1.5 अरब भी दे दिया था $1.4 बिलियन कोविड के फंड से। तो वो तो जब अनफोर्सीन इवेंट्स होते हैं तो उसका आपको क्रेडिट मिलता है, उसका आपको पेनलाइज नहीं किया जाता। हमें तो कोई क्रेडिट नहीं मिला, हमारा तो ख्याल था कि वो फटाफट कर देंगे, देखें कितने मुतासर हुए हैं ये। नहीं, आप उसमें आपको साबित करना पड़ता है कि आप मुतासर हुए। मैंने खबर की थी 2 दिन पहले, मेरी खबर ये थी कि हुकूमत ने खुद IMF को बताया है कि जंग के हमारे ऊपर कोई असरात नहीं पड़ रहे, हमारा जो करंट अकाउंट का खसारा अभी भी $2 अरब रहेगा, हमारी महंगाई में जो तेल की कीमतों में इजाफा उसकी वजह से 0.2 से 0.3% इजाफा होगा, हमारी GDP जो पहले हमारा टारगेट था 4.2%, उसमें मामूली कमी से वो 4% तक रहेगी। तो सारी रोजी तो जब उन्होंने देखा कि आप पर कोई असर नहीं होगा तो उन्होंने नहीं तो ना सी। फिर तो मैंने एग्जैक्टली यही खबर की ना कि डिस्पाइट वॉर गवर्नमेंट ने IMF को ये बताया। तो फिर अगले दिन मुझे किसी की कॉल आई कि ये तुमने ऐसे क्यों लिखा, तो मैंने कहा बताएं क्या लिखता। कहते हम ये उनको बताते तो हम तबाह हो गए। वो कहते हैं कि आप और फिर गैर मुल्की फंडिंग लेके अपना करंट अकाउंट का खसारा पूरा है। मैंने कहा आप सच बोला है ना आपने, तो अगर आप ये समझते हैं ये सच है तो फिर आपको कंसेशन नहीं मिलेगी। ये हमारा एक प्रॉब्लम, हम नेगोशिएट कैसे। अच्छा, हमारा बहुत सारा मामला जो है ना IMF की तरफ से होता है जी कि आप अपने टैक्स कलेक्शन टारगेट्स पूरे नहीं करते। अब तो हालत ये आ गई है कि FBR की तरफ से आपको भी नोटिस कभी आया कि आपने एडवांस टैक्स देना है? ये नाज़रीन जरा सुन लीजिए, एडवांस टैक्स। मैं तनख्वाहदार बंदा हूँ, सबको पता है मेरे भी तनख्वाहदार बंदा हूं। असासे कितने हैं और मेरी तनख्वाह कितनी FBR को तो पता होता है। मुझे दिसंबर में एक नजिंग नोटिस आया। नजिंग नोटिस का मतलब ये है कि मुझे FBR की तरफ से एक मैसेज आया कि आप फलां शख्स हैं, आपने एक एडवांस टैक्स देना है। तो मुझे जब नजिंग नोटिस आया, मैंने कहा ये क्या मैसेज, व्हाट्सएप सॉरी आपका ये जो रेगुलर आपका मैसेज आता है, तो मैंने FBR में किसी दोस्त को फ़ोन किया। मैंने कहा यार ये एडवांस टैक्स मांग रहे हैं, दे दूँ? उन्होंने कहा नहीं, हमने सबको भेजें, आपको भी आएगा, इग्नोर करें। अब सबको भेजने का मतलब ये, नंबर 1 FBR ने कोई वर्किंग नहीं की कि किसका टैक्स बनता है किसका नहीं बनता। नंबर 2, हालात इतने बुरे हो गए हैं कि उनको पता है हम किसको भेज रहे हैं। ठीक है, जिधर से भी आप किसी को निचोड़ सकते हैं तो निचोड़ लो। तो नजिंग नोटिस जो होता है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होता और आपको एक इंटीमेट किया जाता है। बट तनख्वाहदार तबका, चाहे वो सेक्शन 149 में फॉल कर रहा है, चाहे वो सेक्शन 153 में जो इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस है उसमें फॉल करता है, उसके ऊपर ना एडवांस टैक्स बनता है, ना उसके ऊपर कोई और लायबिलिटी बनती है। ये हमारे लॉज के अंदर जानबूझ के इस तरह के लैकूनाज रखे जाते हैं जिनको इस तरह के बुरे वक्त में डेस्परेट किया जाता है। फिर डेस्परेट क्यों है? अहदाफ हासिल नहीं हो रहे। पिछले माली साल में FBR की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि हमारी जो वर्किंग है उसमें यह है कि जो FBR की वर्किंग फोर्स है ये अंडर कैपेसिटी है, इनको सर्विसेज हम पूरी अच्छी नहीं दे रहे, इनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं कि ये फील्ड में जा सकें, महसूलात इकट्ठे कर सकें, इनकी तनख्वाहें दूसरों के मुकाबले में बहुत कम है, तो हम इनकी तनख्वाहें अच्छी करेंगे और इनको नई गाड़ियाँ देंगे ताकि रेवेन्यू बेहतर हो। ये पिछले साल की कहानी है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल ठीक है, आप ले लें, सब कुछ ले लें। 1000 नई गाड़ियाँ FBR के ऑफिसर्स को दी गई पिछले साल खरीद कर। 1300 सीसी की नई गाड़ियाँ, उसका अप्रूवल दिया कैबिनेट ने। उनकी जो FBR के ऑफिसर्स हैं उनकी तनख्वाहों में 100% से लेकर 400% इजाफा किया गया। 100 से 400%? ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में कि परफॉर्मेंस बेस्ड तनख्वाह जो है वो 25% कम हुई है 12 इनके टैक्सेस की वजह से। इनके टैक्सेस की वजह से। तो परफॉर्मेंस बेस्ड बहुत भी बुरी परफॉर्मेंस है तो आपको 100% इजाफा तो है ही है ना। तो मतलब इसमें ABCD इस तरह की कैटेगरी मिला के तो 100। तो आज सूरत हाल ये है कि बावजूद ये सारी चीज़, उसके बाद इन्होंने फिर और कस्टम्स की पोस्टें भी बनाई, उसके लिए भी पैसा लिया गवर्नमेंट से, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट यानी मे भी 15 अरब कम या ज्यादा हो। तो अच्छा ये सारे राज्य गए, ये सारे पैकेज उन्होंने अच्छा खासा लिया। अच्छा, फिर उसके बाद नतीजा ये निकलना चाहिए था कि जो इस माली साल का FBR को हदफ मिला था 14,130 अरब रुपए का,
उसमें ये जो फरवरी का महीना ख़त्म हुआ है, इसमें जो उनका ओरिजिनल टारगेट था उसके मुकाबले में कुछ 640 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, और जो इन्होंने पिछले दफ़ा IMF से मिलते करके रिवाइज करवा लिया उसके भी। आप देखें ना, आप फिगर्स के साथ डील करते हैं फिर आप तेजी से बोल जाते हैं, जरा दोबारा दोहराइएगा कि हमारा टारगेट कितना था, टारगेट कितना, ये आप गौर से सुनिएगा। 14,130 अरब का टोटल पूरे साल का टारगेट, 14,130 अरब रुपए, तकरीबन 1.4 ट्रिलियन, 14.1 ट्रिलियन, 14.1 ट्रिलियन का टारगेट था जो इन्होंने अभी तक इकट्ठा करना था दिसंबर तक। तो कितना 8.7 ट्रिलियन दिसंबर तक, फरवरी तक सॉरी करना था, 8.7 ट्रिलियन करना था। जो एक्चुअल हुआ वो कोई 8,125 अरब रुपए हुआ है। तो जो इन्होंने पिछले IMF से मुज़ाकरात हुए चंद माह पहले, उसमें इन्होंने कहा था जी बहुत बुरे हालात हो गए, इन्फ्लेशन कम हो गई है, इकॉनमी का मसला है, तो आप इस टारगेट को कम कर दें। FBR का जो उस वक्त का जो हदफ था, IMF ने 216 अरब रुपया कम कर दिया ऑन द कंडीशन के बाकी मीट कर लेंगे। 216 अरब कम करने के बाद भी अभी जो फरवरी का हदफ था रिवाइज टारगेट के अगेंस्ट भी कुछ 429 अरब रुपए का फिर शॉर्टफॉल आ गया। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि कल स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ। ये रीजन है, वन ऑफ द रीजन, मेन रीजन ये है इसके अंदर। और ये क्यों नहीं वैसे हदफ पूरा कर पा रहे? वैसे अगर हमारे साथ कभी लंगड़ियाल साहब चले तो हम उनको उन जगहों पे ले जाते हैं जहां से वो टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। इस्लामाबाद के आप भी ले जा सकते हैं उनको। नहीं, आपके और मेरे साथ आने की जरूरत ही नहीं है। चेयरमैन साहब अपने ऑफिस से निकले, वॉक करते करते ब्लू एरिया चले और ब्लू एरिया की आखिरी शॉप से जाए और वापस वॉक करते हुए आ जाए, तो आपको सेल्स भी अच्छी होगी और पता भी चल जाएगा। हम जगह बता देते हैं, जगह बता देते। सो ये पोटेंशियल है लेकिन कर नहीं पाते, करना चाहते नहीं है। उसकी वजह है, देखिए मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे चेयरमैन FBR की जो इंटेंशन पे कभी भी डाउट नहीं है। हर बंदा तो कॉम्पिटेंट आदमी है, बड़े अच्छे, शार्प एंड इंटेलिजेंट है, वो उनकी कोशिश, हर बंदा चाहता है कि मैं अच्छी लेगेसी छोड़ूं। PM के साथ एक पेज पे, PM के साथ बहुत अच्छे पेज पे हैं। तो मैंने समझता कि कोई भी चाहेगा वो नाकाम हो, लेकिन FBR ऐसे चल नहीं सकता। FBR का सारा निज़ाम चल रहा है आर्म ट्विस्टिंग के ऊपर। एडवांस टैक्स, सैलरी क्लास से ग्रॉस टैक्स ले लिया, मैन्युफैक्चरिंग का जो शोबा है उसकी भी बात करनी चाहिए। सनती शोबे के ऊपर पाकिस्तान में इस वक्त जो टैक्स एवरेज वो 60% है। पिछले दिनों ये जो OICCI है, जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन कंपनीज काम करती है, उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, उनकी IMF से मीटिंग हुई गालिबन 26 फरवरी को। वन ऑफ द फर्स्ट मीटिंग जो IMF ने कराची में की, तो उसके अंदर IMF को ये बताया गया कोई एक कंपनी, पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक बिजनेस ग्रुप है, उसकी एक सब्सिडरी, उसका कोई टर्मिनल का बिजनेस है, उसके ऊपर उन्होंने बताया कि इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट 89% है। ये IMF को बताया गया कि मुल्क कैसे चलेगा। आप मुझे बताइए, मेरी तनख्वाह से आपकी तनख्वाह से ले लिया 40% ग्रॉस के ऊपर, मैक्सिमम की बात करें हम, चल मैं तो मैक्सिमम में नहीं आता, बट मैक्सिमम 40% तनख्वाहदार से ले लिया। आपका जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उससे आपने 60% ले लिया, उसमें एक्सेप्शन भी है जहां से आपने तकरीबन 90% टैक्स ले लिया। तो फिर आपको क्या जरूरत है आप ताजर के पीछे जाए? वो ताजर जो आपको पान मुंह में रखे आपको सुनाता भी आगे से, और हम ऐसा वो कुछ सुनाता जब दोहरा नहीं सकते। आई हैव टू लीव इट देयर। बुनियादी बात यह है कि अपना काम आप ठीक कर लें। बहुत हम टैक्स देते हैं सारे, अब आखिर में ये कलम ही रह गया, ये भी आप हमसे ले लें और हम आपको ये एडवांस में भिजवा देते हैं। लेकिन अगर आपने काम ठीक नहीं किया और हालात ख़राब हुए तो ज़िम्मेदारी हमें पता है किस तरफ जानी है। ज़िम्मेदारी कोई कबूल नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप जिसने बदतरीन हालात पैदा किए हैं और सारी दुनिया को सर के बल खड़ा कर दिया है, तबाही है, वो डांस कर रहा है इस वीडियो के अंदर, और साथ एक बच्ची और उसकी माँ इसराइलियों और अमरीकियों के हमले से अपने आप को बचा रहे हैं और ईरान के अंदर एक बेसमेंट में बैठे हैं। दोनों वीडियोस को हमने जोड़ा, ज़रा कंट्रास्ट देखिए। ये वीडियोस तारीख के वो हवाले हैं जो सबके गले पड़नी है, सबको याद करवाए जाएंगे जब ये डांस करने वाला नहीं होगा। साकिब बशीर साहब PTI की रिपोर्टिंग करते हैं और हुकूमत पर तनकीद करते हैं। आज उन्होंने इमरान खान की आँख के हवाले से मामले के ऊपर ट्वीट किया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने गया, और उन्होंने रिजेक्ट कर दी ये दरख्वास्त कि जी इमरान खान को हॉस्पिटल में दाखिल किया जाए। आज साकिब बशीर ने बताया कि अलीमा खान ने आज अदालत के सामने वकला से मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाया, जिस पर वकीलों और अलीमा का मुकालमा भी हुआ, फिर इसी वजह से मामला अदालत में लटक गया। जब कोई ये समझने लगे कि उसको दुनिया के हर मामले का पता है, अलीमा साहबा जैसे, तो फिर हालात ऐसे ही बनते हैं। अब आपके सामने है कि रिलीफ मिल सकता था, लेकिन अलीमा साहबा का ख्याल है कि वो वकला से बेहतर वकालत कर सकती हैं, तो नतीजा उन्होंने खुद ही निकाल लिया। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।